आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2025 के एडिशन को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत स्मरणीय तथ्य है और अस्मरणीय तथ्य के अंतर्गत दो टॉपिक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। इसको हम लोग आपको वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन और आंसर के रूप में पढ़ेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। राष्ट्रीय में आपको 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन आपको अंतर्राष्ट्रीय में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, इसे आखिर तक सुनिएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। पढ़ने से पहले हम कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा कि आपको मेरा इससे पहले जितना भी अक्टूबर 2025 का प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट्स के रूप में, या कह लीजिए आपको के सारांश के रूप में आपको मेरा कई वीडियो आ चुका है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा, बेनिफिशियल है वो, तो उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं। पहला हम लोग का जो टॉपिक है या पहला जो क्वेश्चन है वो है 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित एट होम कार्यक्रम के लिए भेजी गई निमंत्रण किट में किन 4 प्रमुख लोक चित्रकलाओं का प्रदर्शन किया गया है? तो वो है आपको टिकुली कला, पटचित्र, तालपत्र चित्र और पैथकर चित्रकला है। ये चारों जो चित्रकला है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि टिकुली कला ये पटना का है, यानी कि बिहार का है। ये 800 वर्ष पुरानी आपको लोक चित्रकला शैली है। कौन? तो टिकुली कला। और पटचित्र है, ये बंगाल का है। ये बंगाल के पटुआ समुदाय के द्वारा ये प्रचलित है आपको पटचित्र। और तालपत्र, ये तालपत्र उड़ीसा के ज़रिए, उड़ीसा में है आपको, यानी कि स्कॉल कला तालपत्र चित्र इसको ये बोलते हैं, जो कि उड़ीसा में ये प्रचलित है। ठीक है। अगला है आपको पैथकर चित्रकला। ये झारखंड के अमादुबी गांव की पुरानी जनजातीय स्क्रॉल परंपरा पैथकर चित्रकला शामिल है। यानी कि ये 4 जो आपको चित्रकला है, प्रमुख लोक चित्रकला, ये 15 अगस्त 2025 को 69वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ था एट होम कार्यक्रम। उसी में ही ये भेजी गई निमंत्रण किट में ये 4 प्रमुख लोक कलाओं को प्रदर्शन किया गया था। ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं। आपको हाल ही में गोवा विधानसभा में विधायकों ने राज्य में बैल लड़ाई को वैध बनाने के लिए समर्थन जताया। स्थानीय रूप से यहाँ बैल लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? ये स्थानीय रूप से बैल लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो धीरियो या धीरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपको कि हाल ही में गोवा विधानसभा में विधायकों ने राज्य में बैल लड़ाई को वैध बनाने के लिए समर्थन जताया। और स्थानीय रूप से बैल लड़ाई को किस नाम से जाना जाता है? तो धीरियो या धीरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि तमिलनाडु में आपको जल्लीकट्टू के नाम से भी आपको वहाँ पर क्या होता है, एक परंपरागत आपको एक तरीके से वो उत्सव मनाया जाता है। तो उसी तरीके से आपको ये गोवा में भी आपको चर्च उत्सव का एक ये अभिन्न अंग है। कौन? तो धीरियो धीरी। और इसी में ही हम लोग थोड़ा सा आगे ये पढ़ेंगे कि आपको इसमें जैसे जल्लीकट्टू कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। और फिर कंबाला कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। और बैलगाड़ी दौड़, तो ये आपको महाराष्ट्र में है। तो ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये पूछ सकता है। और ये धीरियो और धीरी ये भी आपको पूछ सकता है, कहाँ का ये आपको ये स्थानीय रूप से बैल लड़ाई को किस राज्य के द्वारा ये कहाँ पे उत्सव मनाया जाता है, किस राज्य में? तो गोवा में मनाया जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगला जो क्वेश्चन है उस पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपको, हाल में केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस PAM के कारण अलर्ट जारी किया गया। किस कारण होता है? तो ये नेग्लेरिया फाउलेरी के जो है ये एक तरीके से बीमारी है, जो कि आपको ये प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस इसको कहा जाता है। इसी के कारण अलर्ट जारी किया गया है। कहाँ? तो केरल में किया गया है। याद रखिएगा कि केरल के स्वास्थ्य विभाग ने कोझिकोड जिले में, कहाँ? तो कोझिकोड जिले में दुर्लभ प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के कारण अलर्ट जारी किया गया है। और तो वो किस कारण होता है? तो ये जो आपको ये बीमारी जो है आपको प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस
किस कारण होता है, तो नेग्लेरिया फौलेरी के कारण होता है। ये क्या होता है, तो ये दिमाग, इसको क्या कहते हैं, तो दिमाग खाने वाला अमीबा भी कहा जाता है। किसको, तो नेग्लेरिया फौलेरी को। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ये पहला जो केस आया है आपको भारत में वो 1971 में आया था, और केरल में आपको पहला मामला 2016 में सामने आया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब अगला है कि अगला आपको क्वेश्चन है, तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में किस भारतीय ने पहली बार कोई व्यक्तिगत पदक जीता है, तो रमेश बुदियाल। कौन है, तो रमेश बुदिहाल। कौन है, तो रमेश बुदिहाल है, रमेश बुदिहाल है, ये ध्यान में रखिएगा। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित एशियाई आपको क्या है, तो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप। तो ये आपको इसमें जो किस भारतीय ने पहली बार व्यक्तिगत पदक जीता है, तो रमेश बुदिहाल ने। इसको ध्यान में रखिएगा कि एशियाई आपको इस सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में रमेश बुदिहाल ने, तमिलनाडु का है, जो कि आपको तमिलनाडु के महाबलीपुरम के समुद्र तटों पर एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 में आपको व्यक्तिगत स्पर्धा में आपको जीता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए हर का एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसी को ही हम लोग करेंगे। 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड ने किस राज्य को हरा करके खिताब जीता है, तो हरियाणा को जीता है। तो ये आयोजन कहाँ किया गया था, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में आयोजित 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। हाल ही में इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के किस सुदूर जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो शीयोमी जो है एक जिला है अरुणाचल प्रदेश का, वहीं पे आपको अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन इसरो ने किया है। किसने किया है, तो इसरो ने किया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या है, तो आगे है आपको भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है, तो हैदराबाद में। देखिए इसके रिगार्डिंग मेरा पिछला वीडियो जो है आपको विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके अंतर्गत भी ये वहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो भारत का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है, तो हैदराबाद में की गई है। और ये हैदराबाद कहाँ है, तो आपको तेलंगाना में है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी कि PLFS के मासिक बुलेटिन के अनुसार, यानी कि हर महीने इसका बुलेटिन प्रसारित होता है। भारत में बेरोजगारी दर जून 2025 में 5.6% से घट करके जुलाई 2025 में कितने प्रतिशत रह गई थी, तो 5.2% रह गई थी। तो ये आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, ठीक है, इसको बोलते हैं जैसे PLFS, यानी PLFS का मतलब है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ठीक है, तो इसका आपको सर्वे किया गया, जिसमें कि आपको बेरोजगारी, आपको जो भारत की बेरोजगारी है वो जून 2025 में 5.6% थी, तो उससे घट करके जुलाई 2025 में 5.2% हो गया है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट है आपको, ये है आपको लखनऊ के निकट काकोरी गांव के पास घटित काकोरी ट्रेन कांड, जो नया नाम है काकोरी ट्रेन एक्शन, के हाल में कितने वर्ष पूरे हुए, 100 वर्ष। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास जो है उसके अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया। तो उसका काकोरी कांड जो हुआ था आपको, तो वो काकोरी ट्रेन कांड वो आपको कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। तो उसी का 100 वर्ष पूरा हो गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर दिया गया है। तो ये आप जान लीजिए, चाहे UPSC हो या किसी भी स्टेट का PCS हो, या आपको कोई छोटा से छोटा एग्ज़ाम है, क्लर्क का है, किसी भी लेवल का, रेलवे का है, तो उसमें आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो होता है, आधुनिक इतिहास, उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एंशिएंट और मिडाइवल के बनिस्बत आपको। तो इसीलिए इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। 9 अगस्त 1925 को भारतीय क्रांतिकारियों ने शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली 8 नंबर टाउन, ठीक है, 8 नंबर डाउन ट्रेन पर काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया था और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और राजेंद्र लहरी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और चंद्रशेखर आज़ाद और जैसे क्रांतिकारी सम्मिलित थे। काकोरी एक्शन के बाद ब्रिटिश दमन के कारण कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 17 को जेल हुई और 4 को आजीवन कारावास। 4 क्रांतिकारी जो है जिनको आज फांसी दी गई थी वो बिस्मिल है, अशफाकुल्लाह खां है, रोशन सिंह है और राजेंद्र लहरी है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला हम लोग चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 47% से बढ़ करके कुल कितने अरब डॉलर का रहा? तो आपको 12.4 अरब डॉलर का रहा, ठीक है, 12.4 अरब डॉलर का रहा। कब? तो 2025-26 में। याद रखिएगा 2025-26 की पहली तिमाही में भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 47% बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर का रहा? तो 12.4 अरब डॉलर रहा। देखिए मेरा ये तो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन मैं MCQ भी आपको उसका भी वीडियो लेकर के आऊँगा। जितना भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी मैंने पिछला वीडियो किया है, जो मेरा जो शॉर्ट नोट्स है या सारांश है, उसके ऊपर MCQ भी लाऊंगा। वो भी आप देखिएगा, वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा। चलिए अब हम लोग अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट है आपको अंतर्राष्ट्रीय में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रहा? तो स्वदेशी लोग, ठीक है, स्वदेशी लोग और AI अधिकारों की रक्षा, भविष्य को आकार देना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाए जाने वाले विश्व के स्वदेशी लोगों कहने का मतलब हुआ जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है। तो स्वदेशी लोगों का कहने आदिवासी लोग जो बहुत पहले से रह रहे हैं, लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रखा गया है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको स्वदेशी लोग और AI अधिकारों की रक्षा और भविष्य को आकार देना, ठीक है। तो इसको आप इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़िएगा। इसमें थोड़ा सा क्या मैं बोल देता हूँ, आदिवासी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब अगला हम लोग अगला जो है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इक्वेटर पुरस्कार 2025 के तहत कितने विजेताओं को घोषणा की है? तो वो 10 विजेताओं की घोषणा की है। इसको भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। आपको पिछला जो हमारा जो भी ये है जो वीडियो आया हुआ है उसके अंतर्गत, जो शॉर्ट नोट्स है उसके अंतर्गत ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आगे ये जान लें कि ये जो 10 जो घोषित विजेताओं में से एक कर्नाटक यानी कि भारत से बीबी फातिमा स्व सहायता संघ यानी कि बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह भी सम्मिलित है, जिनको ये 10 जिसको विजेताओं को घोषित किया गया है, उसमें से आपको भारत का कर्नाटक राज्य का भारत से बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ या समूह में सम्मिलित है। और UNDP के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाली यह पहल बाजरा आधारित बहुफसल, फिर उसका बीज बैंक, सौर ऊर्जा प्रसंस्करण के माध्यम से 30 गांवों को 5000 से अधिक किसानों की सहायता प्रदान की थी। कौन? तो आपको ये बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, तो ये भारत का है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये किसके द्वारा दिया गया है ये पुरस्कार? तो 10 लोगों को, जो 10 संस्था हो गया या 10 जो पुरस्कार की घोषणाएं की गई है उन जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के ज़रिए, उसमें से भारत का भी एक है आपको बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह संघ, ठीक है, समूह या संघ, ठीक है। अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला है आपको अगला पॉइंट है या अगला क्वेश्चन है कि तेज़ी से बर्फ़ पिघलने के कारण चर्चा में आया पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो अर्जेंटीना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है कि बर्फ़ पिघल रहा है। तेज़ी से बर्फ़ पिघलने के कारण चर्चा में आया पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर किस देश के अधिकार क्षेत्र में है? तो अर्जेंटीना के क्षेत्र में, अर्जेंटीना के अधिकार में है,
ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन कि वैज्ञानिकों ने बताया कि पेरिटो मोरेना ग्लेशियर में बर्फ़ तेज़ी से पिघल रही है। यह ग्लेशियर जिसे वाइट जॉइंट कहते हैं, ठीक है, ये जो बर्फ़ जो ग्लेशियर जो है उसको कहते हैं वाइट जॉइंट भी कहा जाता है। अर्जेंटीना के सांता क्रूज प्रांत में एल कैलाफेट शहर के पास स्थित लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। क्या? तो लॉस ग्लेशियर नेशनल पार्क के अंतर्गत आपको ये वाइट जॉइंट आता है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर में भी स्थल इसको ये घोषित किया हुआ है, ठीक है, विश्व धरोहर स्थल में भी इसको घोषित किया हुआ है, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? तो नेपाल ने किया है। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है पिछले वीडियो में, जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा, वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन किए हैं। यहाँ बस इतना जानिए कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश ने रूबेला को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में समाप्त कर दिया है? तो नेपाल ने किया है समाप्त, यानी कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि आपको 7 अप्रैल 1948 में उसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर, विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में बताया था। ये रिवीजन के तौर पर एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का, तो आपको जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। और इसके जो वर्तमान में आपको महानिदेशक कौन है? तो डॉक्टर टेड्रोस हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं, आपको अगला क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा है? तो अगला क्वेश्चन है किस देश ने वर्ष 1987 की मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि से अलग होने की घोषणा की है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। रूस ने इसकी घोषणा की है। ये INF संधि जो है 1987 में हुआ है और अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित है, ठीक है। ये 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी जमीनी बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाती थी, क्योंकि आप जान रहे हैं कि ये जो आपको बैलिस्टिक मिसाइल है या क्रूज मिसाइल है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, जो मध्यम दूरी का है। ये 500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली, इसको दोनों देशों ने के नहीं इस पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। इसका हम लोग ये आपको इसका उत्पादन नहीं करेंगे, मतलब इसको निर्माण इसका नहीं करेंगे। तो निर्माण न करने के लिए ये किया गया था, यानी कि प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन क्या हुआ कि अमेरिका पहले ही आपको 2019 में क्या किया कि आपको 19 में आपको 2019, ठीक है, ये 2019 यहाँ पर जो है रूस पर उल्लंघन के करने के आरोप लगाते हुए INF संधि से खुद को अलग कर लिया था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला है आपको क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगस्त 2025 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आपको 15वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन? तो संयुक्त राष्ट्र महिला ने अगस्त 2025 में अपनी स्थापना की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो आपको 15वीं वर्षगांठ मनाई है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसमें ये क्या है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संयुक्त राष्ट्र UN की यह संस्था जुलाई 2010 में ये आपको इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसको स्थापित किया गया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। तो ये 2010 में, इसीलिए इसका आपको 2025 में ये 15वीं इसकी वर्षगांठ मनाई गई है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला है आपको, अगला पॉइंट है, मतलब अगला क्वेश्चन है आपको कि उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच किया गया? उल्ची, ठीक है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास दो देशों के बीच में किन दो देशों के बीच में किया गया? तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में। देखिए इस टाइप का युद्धाभ्यास जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, समझे। ये मतलब रेलवे में भी पूछा जाता है, तो UPSC में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहीं पे भी क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कोई भी एग्ज़ाम में। तो उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में हुआ है? तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है।
ये वार्षिक, ये हर वर्ष होता है, ठीक है। ये युद्धाभ्यास जो है वार्षिक है, मतलब कि हर साल होता है। ये किसके बीच में होता है, तो दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में होता है, उल्ची फ्रीडम शील्ड युद्धाभ्यास, ठीक है। अगला हम लोग क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये कन्वेंशन, ठीक है, UNFCCC के पक्षकारों में के सम्मेलन यानी कि इसको COP30, ये 30वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, तो बेलेम ब्राज़ील में। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको ये COP30 का, आपको COP30 के बारे में ये क्वेश्चन हमेशा आता है। तो ये 30वां सत्र 2025 में कहाँ इसका आयोजित हुआ था, तो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था, तो ये याद रखिएगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ये UNFCCC, ठीक है, इसका COP30 का कहाँ हुआ था, तो बेलेम ब्राज़ील में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को सीमित करने और जलवायु जोखिम का प्रभावी प्रबंधन करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग पॉइंट चलते हैं। तो अगला और आखिरी पॉइंट है कि प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाए जाने वाला विश्व अंगदान दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रखा गया है, तो आह्वान का उत्तर देना। क्या रखा गया है, तो आह्वान का उत्तर देना। क्या चीज़, प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाए जाने वाला विश्व अंगदान दिवस का विषय वर्ष 2025 में क्या रखा गया है, तो आह्वान का उत्तर देना। आह्वान का उत्तर देना, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। दिवस भी पूछ देता है कि विश्व अंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और विश्व अंगदान दिवस का विषय क्या था, तो आह्वान का उत्तर देना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आह्वान का उत्तर देना, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विश्व अंगदान दिवस प्रतिवर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें इम्पॉर्टेंट है फैक्ट, इसलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इस वर्ष का विषय आह्वान का उत्तर देना है। और रोनाल्ड ली हैरिक आपको अंगदान करने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो पूछ सकता है कि विश्व के स्तर पर कि अंगदान देने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो रोनाल्ड ली हैरिक है, जो आपको ये अंगदान दिया था। तो 1954 में उन्होंने, यानी कि रोनाल्ड ली हैरिक ने जुड़वा भाई को अपना किडनी दान किया था, ठीक है, किडनी दान किया था। और डॉक्टर जोसेफ मरे ने उनका सफल अंग प्रत्यारोपण किया था। याद रखिएगा कौन किए थे, तो डॉक्टर जोसेफ मरे ने किया था ये प्रत्यारोपण। और उसके बाद 1990 में अंग प्रत्यारोपण में अग्रणी सफलता के लिए जियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी मिला। किनको, तो आपको जो डॉक्टर जोसेफ मरे को मिला, ठीक है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय अंग दिवस 2022 तक 27 नवंबर को मनाया जाता था। बाद में इसे 3 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो है भारत में राष्ट्रीय अंग दिवस कब मनाया जाता था, 27 नवंबर को, जिसको हटा कर के बाद में 9 अगस्त को स्थानांतरित कर दिया गया है। जो 3 अगस्त 1994 को भारत के पहले सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण स्मृति में मनाया जाता है। मतलब कि पहली बार जो आपको दिया गया था, आपको ये सफल मृतक दाता हृदय प्रत्यारोपण, हृदय मतलब कि जो मृत हो गए थे उसने दिया था आपको हृदय का, वही प्रत्यारोपण जो हुआ है वो 3 अगस्त को हुआ है। इसीलिए पहले 27 नवंबर को था, तो अब 3 अगस्त को कर दिया गया है। यानी कि आपको राष्ट्रीय अंग दिवस, यानी कि भारत का राष्ट्रीय अंग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।